नमस्कार, मैं इंद्रजीत कुमार। मानसरोवर आईएएस की आर्ट एंड कल्चर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नृत्य और संगीत के बारे में। भरतमुनि का नाट्य शास्त्र नृत्य 3 पहलुओं का वर्णन करता है। नाट्य, यह नृत्य के नाटकीय तत्व का निरूपण है। नृत्य, इसका आशय नर्तन के माध्यम से वर्णित रस तथा भावों से है। इसमें मुखाभिव्यक्ति, हस्तमुद्रा और पैरों की स्थिति के माध्यम से मनोदशा का निरूपण होता है। नृत्य, यह शुद्ध नृत्य है जहाँ शरीर की गतिविधियाँ न तो किसी भाव का वर्णन करती है और न ही वे किसी अर्थ को प्रतिपादित करती है। अब आगे बात करेंगे कथक के बारे में। हालांकि ये सुर्खियों में क्यों रहा है। गूगल ने प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 97वीं जयंती गूगल डूडल के साथ मनाई। सितारा देवी के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इन्हें नृत्य सम्राज्ञी कहा गया था, जिसका तात्पर्य नृत्य की महारानी होता है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, कालिदास सम्मान और इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब आगे कथक के संबंध में देख लेते हैं। यह उत्तर प्रदेश का एक परंपरागत शास्त्रीय नृत्य का स्वरूप है, जिसके उद्भव के चिन्ह ब्रजभूमि की रास लीला से मिलते हैं। इसका नाम कथिक शब्द से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ कहानी कहने वाला होता है। इस नृत्य की विशेषता इसका जटिल पदचाप अर्थात फुटवर्क है और यह सामान्यतः ध्रुपद संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता है। मुगल काल के दौरान तराना, ठुमरी और गजल जैसे अन्य संगीत भी प्रस्तुत किए जाते थे। हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के मिश्रण वाला यह एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथक विभिन्न घरानों लखनऊ, जयपुर, रायगढ़, बनारस के विकास के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यह संगीत की हिंदुस्तानी शैली पर आधारित एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य से संबंधित अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों में बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, दमयंती जोशी आदि प्रमुख हैं। अब देखते हैं ओडिसी के बारे में। हालांकि सुर्खियों में क्यों रहा है। ओडिशा सरकार भुवनेश्वर में ओडिसी संग्रहालय स्थापित करेगी। ओडिसी के संबंध में, ओडिशा की शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह नृत्य शैली जल तत्व का प्रतिरूपण करती है। मूल रूप से इसका प्रदर्शन महरीज द्वारा किया जाता था, जो मुख्यतः मंदिर नर्तकियों अर्थात देवदासियां थी। बाद में गोटुपुआ नामक लड़कों के समूह को इस कला में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने मंदिरों और सार्वजनिक मनोरंजन के लिए नृत्य किया। ओडिसी में चेहरे के भाव, हस्त मुद्राएं और शरीर की गतिविधियों का उपयोग एक निश्चित अनुभूति, एक भावना या नवरसों में से किसी एक के संकेत के लिए किया जाता है। मुद्राओं के प्रयोग में यह भरतनाट्यम के समान है। नर्तक अपने शरीर द्वारा जटिल ज्यामितीय आकार और आकृतियां बनाते हैं, इसलिए इसे गतिशील मूर्तिकला के रूप में भी जाना जाता है। गतिविधि की तकनीकियां दो आधारभूत मुद्राओं चौक तथा त्रिभंग के समान निर्मित होते हैं। चौक एक वर्ग चौकोर की स्थिति है, जिसमें शरीर के भार के समान संतुलन के साथ एक पुरुषोचित मुद्रा दिखती है। त्रिभंग मुख्यतः एक स्त्रियोचित मुद्रा है, जिसमें शरीर को गले, धड़ और घुटने तीनों जगह से मोड़ा जाता है। ओडिसी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र पखावज, सितार, मंजीरा और बांसुरी है। अब अन्य शास्त्रीय संगीत के बारे में देखते हैं। एक साइड नृत्य रूप दिया गया है, दूसरी ओर प्रमुख विशेषताएं दिए गए हैं। तो कथकली के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण। कथा का अर्थ कहानी और कली का अर्थ नाटक है। कथाओं का नाट्य रूप और अधिक व्याख्यान अच्छाई और बुराई के मध्य के संघर्ष को प्रदर्शित करता है। आकाश या व्योम तत्व का निरूपण भी देखने को मिलता है। हस्त मुद्राओं और मुखाभिव्यक्ति का सुसंगत क्रम, शीर्षांश यानी सर की टोपी के साथ अलग अलग रंगों से युक्त विस्तृत श्रृंगार भी देखने को मिलता है। संबंधित वाद्य यंत्र की बात करें तो चेंडा, मदलम, चेंगिला, इथलम, इडका और शंखू ये कथकली में देखने को मिलता है। अब आगे बात करेंगे भारतनाट्यम की ओर चलते हैं।
भारतनाट्यम एक तमिलनाडु का सर्वाधिक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। एकहारे के नाम से भी जाना जाता है, जहां एक नर्तकी एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। संबंधित वाद्य यंत्र की बात करें तो मृदंगम, वीणा या वायलिन, बांसुरी और मजीरा करताल ये भारतनाट्यम में शामिल हैं। अब मणिपुरी की बात करें तो लाई हारोबा के प्राचीन त्यौहार में इसकी जड़ें मिलती है। वैष्णववाद के आगमन के साथ इस नृत्य को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। मणिपुरी नृत्य के सबसे लोकप्रिय रूप रास की संकीर्तन और थांगटा है। मुख्य विषय राधा कृष्णा और गोपियों से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य से तांडव और लास्य दोनों से सम्मिलित है। यह अपने लयबद्धता और आकर्षक गतिशीलता के लिए जाना जाता है। मुखाभिव्यक्ति अतिरंजित न होकर स्वाभाविक होती है। संबंधित उपकरण की बात करें भारतनाट्यम में तो पुंग और करताल। अब सत्रिया की बात करते हैं। असम के महान वैष्णव संत शंकर देव द्वारा वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु इस नृत्य की शुरुआत की। इस परंपरा का सत्रों वैष्णव मठ या बिहार द्वारा संरक्षित किया गया है। हस्त मुद्राओं, पद संचलों, आहार और संगीत आदि के संबंध में कठोर सिद्धांतों के द्वारा स्त्रीय नृत्य की परंपरा संचालित होती है। इस नृत्य से असम का माजुली द्वीप काफ़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। मोहिनी अट्टम की बात करें तो केरल की शास्त्रीय एकल नृत्य शैली जिसका प्रदर्शन महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी व्याख्या भस्मासुर को मारने के लिए विष्णु द्वारा धारण किए गए स्त्री रूप मोहिनी द्वारा किए गए नृत्य के रूप में की गई है। बिना किसी अनियंत्रित झटके या आकस्मिक अंतराल के शरीर की आकर्षक और लयात्मक गतिविधि इसकी मुख्य विशेषता है। यह लास्य शैली से संबंधित है जो स्त्रीयोचित, कोमल और आकर्षक है। वायु तत्व का निरूपण देखने को मिलता है। जटिल मुखाभिव्यक्ति के साथ हस्त मुद्राओं और मुखाभिनय का महत्व देखने को मिलता है। अब कुचिपुड़ी की बात करते हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में उत्पन्न हुआ। वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी द्वारा 17वीं सदी में नृत्य नाटक यक्षगान से इसकी कल्पना की गई थी। इसमें पित्तल की थाली के किनारे अर्थात रिम पर नृत्य करना तथा सिर पर पानी से भरा घड़ा लेकर नृत्य करने जैसी तकनीकों का समावेश होता है। इसे तरगम कहा जाता है। प्राय कुचिपुड़ी कलाकार नर्तक और गायक दोनों की भूमिका निभाता है। शैली एकल और समूह दोनों प्रदर्शनों के लिए जानी जाती है। नृत्य कर्नाटक संगीत पर किया जाता है, जहां गायक का साथ मृदंगम, वायलिन, बांसुरी और तंबूरा जैसे वाद्य यंत्रों द्वारा दिया जाता है। अब आगे संग्राई नृत्य की बात करते हैं। हालांकि सुर्खियों में क्यों रहा है? पहली बार त्रिपुरा के पारंपरिक नृत्य संग्राई को गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुत किया गया। अब संग्राई नृत्य के बारे में अन्य संबंधित तथ्य को देख लेते हैं। महाराष्ट्र ने गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। यह झांकी छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक पर आधारित थी, जिन्होंने शासन संचालन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अष्टप्रधानमंडल 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया गया था। अष्टप्रधानमंडल में निम्नलिखित सम्मिलित थे: पेशवा जिसे मुख्यमंत्री का पद दिया गया, अमात्य मजुमदार वित्त विभाग, सचिव या शून्यविश पत्राचार विभाग, सुमंत या दबीर, विदेश मंत्री, सेनापति या स्तरीय नौबत, सेना की भर्ती, प्रशिक्षण और अनुशासन, मंत्री या वाक्यानविश, राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा, न्यायाधीश, न्याय का प्रशासन, पंडितराव, धर्मार्थ कार्यों की देखभाल। हिमाचल प्रदेश की झांकी में तिब्बती बौद्ध मठ की गोम्पा का एक मॉडल का प्रस्तुत किया गया। यह मठ स्पीति घाटी में स्थित है तथा इसे 11वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ की झांकी में कलाकार द्वारा कालिदास के मेघदूतम पर आधारित नृत्य का प्रदर्शन किया गया। मेघदूतम एक गीति काव्य है। यह एक यक्ष की कहानी का वर्णन करता है जिसे उसके राज्य से निर्वासित कर दिया गया था, यानी निकाल दिया गया था। कालिदास की अन्य महत्वपूर्ण कृतियां के बारे में जानेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें राजा दुष्यंत, शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत के वात्सल्य, विरह और पुनर्मिलन का चित्रण किया गया है। रघुवंश, यह रामायण के विषयों से संबंधित है। मालविकाग्निमित्रम, यह नाटक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की मालविका के साथ प्रेम कहानी पर आधारित है। कुमार संभव, इसका विषय शिव और पार्वती का प्रेम लाप है।
ऋतु संहार इस कविता में 6 भारतीय ऋतुओं का चित्रण किया गया है। अब विवरण देखते हैं। यह संग्राई त्यौहार के अवसर पर मोग जनजाति द्वारा किया जाता है। संग्राई पर्व 9 वर्ष के स्वागत में मनाया जाता है। मोग अराकनी वंश भारत बर्मा के अराकन क्षेत्र से संबंधित है और इस समुदाय के लोग बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। अब ठुमरी के बारे में जानकारी। ठुमरी सुर्खियों में क्यों रहा है? ठुमरी के बनारस और सेनिया घरानों की संस्थापक सदस्यों में से एक गिरिजा देवी का निधन हो गया। अब पृष्ठभूमि देखते हैं ठुमरी नृत्य कला की। भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मुख्य शैलियां हैं, उत्तर की हिंदुस्तानी शैली और दक्षिण का कर्नाटक संगीत। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शैलियों में ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी सम्मिलित हैं। ठुमरी यह मुख्य रूप से महिला के परिप्रेक्ष्य में लिखे जाने वाले प्रणय गीतों की गायन शैली है। इसे हिंदी की एक साहित्यिक बोली में गाया जाता है जिसे ब्रज कहते हैं। ठुमरी की संरचना और प्रस्तुति अत्यधिक काव्यात्मक है। ध्रुपद की बात करें तो तानसेन सबसे प्रसिद्ध ध्रुपद गायकों में से एक थे। वह सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। यह एक उत्तर भारतीय शैली है जिसकी प्रस्तुति सीधे रूप में होती है और इसमें कोई सजावट या अलंकार नहीं होता है। गायकों के साथ बीन एवं पखावज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। धमार ध्रुपद के समान ही एक संगीत शैली है, लेकिन इसमें अलंकार अधिक होता है। ख्याल का अर्थ कल्पना होता है। 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इसे प्रोत्साहन दिया। यह अधिक विस्तृत सजावट और कसीदेकारी वाली शास्त्रीय गायन का एक शैली है। ख्याल के विभिन्न घराने ग्वालियर घराना, आगरा घराना आदि है। टप्पा की बात करें तो इसमें तेजी से असमान लयबद्ध लहजे में बुने शब्दों का गायन सम्मिलित होता है। टप्पा रचनाओं का राग ठुमरी शैली के समान होता है। अब एक नज़र हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत की ओर नज़र डालते हैं। हिंदुस्तानी संगीत, इसकी जड़ें वैदिक परंपराओं में है, जहाँ सामवेद अर्थात एक पवित्र ग्रंथ के श्लोकों को मंत्रोच्चारण के स्थान पर गाया जाता था। इस पर तुर्की फारसी संगीत के तत्वों का प्रभाव है। इसमें समय की बंदिश रहती है। इसमें एक से अधिक गायन शैलियाँ हैं जिन्हें घरानों के नाम से जाना जाता है। तबला, सारंगी, सितार, संतूर, शहनाई, वायलिन और बांसुरी का उपयोग किया गया है। कर्नाटक संगीत देखते हैं। यह भक्ति आंदोलन के समय व्यापक स्तर पर विकसित हुआ। इस पर कोई तुर्की फारसी प्रभाव नहीं है। इसमें ऐसी कोई बंदिशें नहीं है। इसमें एक विशिष्ट ढंग से गाने के लिए लिखा जाता है। वीणा, मृदंगम, मंडोलिन, जलतरंगम, वायलिन और बांसुरी का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।